हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज का इस वीडियो में हम लोग सेट 5 कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाली वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद, साइन अप करने के बाद या लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे इस फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, आपको सारे पीडीएफ इसी में मिलेंगे। जो इसका सेट 3 था, मैंने उसके बारे में आपसे कहा था कि उसका पीडीएफ जो है मैं आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि पीपीटी फाइल पूरा का पूरा करप्ट कर गया, तो इसीलिए आपको सेट 3 का पीडीएफ आपको वहां पर नहीं दिखेगा, बाकी के पीडीएफ जो है आपको दिख जाएंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। गोलीय दर्पण जैसे कि उत्तल दर्पण है, जैसे कि अवतल दर्पण है, तो ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पे जो ध्रुव होता है उससे होकर के मुख्य अक्ष गुजरता है और ये लंबवत होता है दर्पण पे। मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस आपको मिलता है, मुख्य अक्ष पर आपको वक्रता केंद्र मिलता है। तो ये जो ध्रुव है ये मुख्य अक्ष पे होता है और ये जो मुख्य फोकस है ये मुख्य अक्ष पर होता है। जो आपतन बिंदु है ये मुख्य अक्ष पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे ध्रुव पर आपतित हो, वैसे केस में बोल सकते हैं कि आपतन बिंदु ध्रुव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि प्रकाश किरण जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आपतित होती है, वैसे केस में आपतन बिंदु जो है दर्पण पे ये हो जाएगा, ये बिंदु मुख्य अक्ष पर तो नहीं है, राइट। तो हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित होता है आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, या फिर दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। तो हम बोलेंगे 1 और 3 दोनों, मुख्य फोकस और ध्रुव 1 और 3। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ध्रुव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, आपतन बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित हो भी सकता है, नहीं भी। अगर ध्रुव पर प्रकाश किरण आपतित होती है वैसे केस में आपतन बिंदु ध्रुव हो जाएगा जो कि मुख्य अक्ष पर होता है। इसके अलावा किसी भी केस में आपतन बिंदु जो है आपको मुख्य अक्ष पर नहीं मिलेगा, दर्पण पे मिलेगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, देखो जब ब्राइन से ब्राइन हम लोग बोलते हैं लवणीय जल को, हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लवणीय जल बोलते हैं। लवणीय जल जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर 3 उत्पाद जो है प्राप्त होते हैं, क्लोरीन, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल क्षार है। इसका पीएच आपको ध्यान में रखना है 14 होता है। अब इस प्रोसेस को ना हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर जो शब्द है ये आया है क्लोरीन से और जो अल्कली है ये आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार है, जल में घुलनशील है। तो जो क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे हम क्षार बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। जो बेस वाटर सोल्यूबल होता है उसे हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो ये जो क्लोर अल्कली है इसमें क्लोर आया है इस क्लोरीन नाम से और अल्कली आया है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण। तो ये 3 जो है उत्पाद बनते हैं। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। आपसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ब्राइन क्या है, ऑप्शन मिलेगा लवणीय जल। ब्राइन का मतलब लवणीय जल होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, माफ करिएगा, पूछा है किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, ठीक। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है। कहा जा रहा है ऐसे जीव जिनका शारीरिक बनावट जटिल है और वो लैंगिक प्रजनन करते हैं, उनमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य का जो शारीरिक बनावट है काफ़ी जटिल है,
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हम लोग, और हमारे अंदर लैंगिक प्रजनन होता है। तो हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर जो जनन कोशिकाएं पाई जाती है, जनन कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि स्पर्म पुरुषों के अंदर और अंडाणु एग महिलाओं के अंदर, इनकी कौन सी विशेषताएं होती है, उसी के आधार पर आपको इन चार में से एक विकल्प चुनना है। तो हम जानते हैं कि जो शुक्राणु होता है वो छोटा होता है और गतिशील होता है। ये जो शुक्राणु है ये गतिशील होता है और छोटा होता है। ये जो अंडाणु है महिलाओं के अंदर, ये साइज में बड़ा होता है और इसमें फूड स्टोर होता है। फेलोपियन ट्यूब में ये जो अंडाणु है ये एक जगह पर स्थिर रहता है, जबकि ये शुक्राणु योनि से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, क्योंकि ये मोटाइल होता है और ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल यानी कि ये अचल है, जबकि शुक्राणु जो है वो गतिशील होता है, गति कर सकता है, चल होता है। ये शुक्राणु के पास भाई पूंछ है तो ये तैर सकता है आसानी से। तो हम बोलेंगे नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त बड़ी नहीं, नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त छोटी नहीं। खाद्य भंडार युक्त, खाद्य जो भंडारित है वो अंडाणु में होता है। फूड स्टोरेज करने का काम जो है अंडाणु के द्वारा किया जाता है, ना कि शुक्राणु के द्वारा। नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी। हाँ, ये ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए। मान लीजिए कि एक क्षैतिज मेज है, उस पर ये एक वस्तु जो है इसका अपना कुछ द्रव्यमान है, इस पर रखा हुआ है, ठीक, एक मेज पर, ये मेज है। अब मान लीजिए कि आप ना इस वस्तु को खींचते हैं इधर की ओर 50 न्यूटन के बल से, और कोई दूसरा व्यक्ति भी इधर की ओर 50 न्यूटन के बल से खींचता है। क्या ये वस्तु किसी भी डायरेक्शन में चलेगी, या तो इधर की ओर या तो इधर की ओर, किसी भी डायरेक्शन में चलेगी या नहीं चलेगी? तो आंसर है नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपने इस वस्तु पर दो बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और समान परिमाण के लग रहे हैं। इस पर दो और बल लग रहा है, नीचे की ओर भार, ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो इस मेज की सतह के द्वारा लगाया जा रहा है। तो यहां पर देखो कुल मिलाकर के 4 बल लग रहे हैं। इस वस्तु का अपना भार है नीचे की ओर, इस वस्तु का अपना भार है नीचे की ओर, और ये जो टेबल की सतह है, ये सतह है इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगा रही है, जिसे हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। ये वस्तु पर 4 बल तो लग रहे हैं, इस वस्तु पर 4 बल तो लग रहे हैं, लेकिन फिर भी यह वस्तु जो है विराम अवस्था में है। यह वस्तु किधर भी नहीं जा रही है, ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की दिशा में जो लगने वाला बल है और नीचे की दिशा में जो लगने वाला बल है वो परिमाण में समान है, डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर मान लीजिए ऊपर में 100 न्यूटन का बल लग रहा है तो नीचे भी 100 न्यूटन का बल लग रहा होगा, तभी ये दोनों ही बल अपोजिट डायरेक्शन में है, समान परिमाण के, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो आपने 50 न्यूटन का बल इधर से लगाया और एक आपका दोस्त है जो 50 न्यूटन का बल इधर की ओर लगा रहा है, तो क्या वस्तु लेफ्ट राइट किसी डायरेक्शन में जाने वाली है? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि समान परिमाण के दो बल जो है लेफ्ट और राइट में लग रहे हैं। हाँ, अगर आप ये करते हो कि 50 न्यूटन का बल है ना, इसको आप क्या करो, अब 60 न्यूटन का बल कर दो। तो अब क्या होगा भाई, ऊपर नीचे ये दोनों बल तो बैलेंस्ड है, इधर की ओर जो है 10 न्यूटन हमारा बल निकल रहा है एक्स्ट्रा। इसमें से जो 50 न्यूटन है उसको बैलेंस कर दिया, ये 50 न्यूटन, तो बचा जो 10 न्यूटन जो कि इधर की ओर हमारा नेट निकल करके आ रहा है। तो अब ये वस्तु जो है इधर की ओर गतिशील हो जाएगी। तो ये 10 न्यूटन बल क्या है? ये असंतुलित बल है, इसको संतुलित करने वाला कोई भी बल यहां पर नहीं है। ये दोनों आपस में संतुलित हो गए, इसलिए वस्तु ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है। अगर 50 न्यूटन का बल यहां पर लगता तो ये दोनों बल भी आपस में संतुलित हो जाता। तो हम बोलते हैं कि इस वस्तु पर लगने वाला कुल बल जो है वो बैलेंस्ड है, यानी कि कुल बल 0 है। लेकिन जैसे ही 60 न्यूटन कर दिया तो अब हम बोलेंगे कि वस्तु पर कुल बल जो है 10 न्यूटन का है इस वाले डायरेक्शन में। तो ये 10 न्यूटन बल जो है वो असंतुलित बल है, और असंतुलित बल ही चाहिए किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए। अगर आप संतुलित बल लगाएंगे, यानी लगने वाले सारे फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, वैसे केस में वस्तु जो है
हिलने वाली भी नहीं है। अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। तो हम बोलेंगे कि असंतुलित बल। किसी वस्तु को क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे असंतुलित बल। संतुलित बल लगाओगे तो वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। और एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी, ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो मरकरी ये मेटल है, ठीक, और ब्रोमीन ये नॉन मेटल है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे की किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो जो पत्तियां होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है और उसमें भोजन बनता है। उस भोजन को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। तो फ्लोएम का काम जो है फूड ट्रांसपोर्टेशन का है। तो फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो भाई जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के सारे भागों तक पहुंचाया जाता है। जड़ है, बीज है, फल है, विभज्योतक है, इन सारे भागों तक पहुंचाया जाता है। ये बोलना केवल बीज और विभज्योतक गलत हो जाएगा, केवल जड़ और बीज तक गलत हो जाएगा, केवल जड़ और फल तक गलत हो जाएगा। प्लांट के हर पार्ट तक जो है खाना पहुंचने चाहिए और ये फ्लोएम के जरिए किया जाता है। ये याद रखिएगा, फ्लोएम के पास जो है 4 प्रकार के अवयव होते हैं। फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसमें 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। चालिनी नलिका है, साथी कोशिका है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम रेशे है। राइट, ये 4 जो अवयव है फ्लोएम के, इन चारों के बारे में ध्यान में रखिएगा। इसमें जो फ्लोएम फाइबर है ये डेड सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। बाकी की सारी जीवित कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम जो है अपने आप में जटिल अस्थायी ऊतक है। जटिल कहने का मतलब ये हो गया कि इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या होगा? देखिए, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से रेलगाड़ी चल रही थी, फिर त्वरण उत्पन्न हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या होगा? यानी पहले 20 से चल रही थी, फिर क्या हुआ, त्वरण उत्पन्न हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मतलब उसके बाद हर 1 सेकंड में जो वेग है 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रहा है। तो भाई 5 सेकंड में उसका वेग टोटल जो है 20 से बढ़ जाएगा। तो 20 पहले था और बाद में 20 बढ़ जाए तो 40 हो जाएगा। फॉर्मूले से बना लो आप। आपके पास u जो है 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, आपको त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको समय दिया हुआ है 5 सेकंड, आपसे ये v पूछा है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? तो बोलेंगे v बराबर u प्लस AT। u का मान 20 मीटर पर सेकंड, a का मान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय आपके पास है 5 सेकंड। तो ये 20 प्लस 20 ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। जो द्रव है ये वाष्प में कन्वर्ट होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। तो इस कन्वर्जन को फास्ट करने का काम जो है इनमें से कौन नहीं करता है? तो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा चाहिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऐसे में ये रेट जो है ये बढ़ जाएगी, है ना। द्रव जो है आसानी से वाष्प में बदलेगा। पूछा है तापमान में कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं होगी, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यही आंसर हो जाएगा। अगर हम तापमान में कमी करते हैं, जैसे कपड़े जो आपके सूख जाते हैं वाष्पीकरण के कारण ही वो सूखते हैं, तो आप कपड़े को कहाँ डालते हो? छांव वाले स्थान में डालते हो जहाँ छाया है, या फिर धूप वाले स्थान में डालते हो जहाँ धूप जो है आ रही है। तो जहाँ धूप आ रही है वहाँ आप डालते हो, इसलिए डालते हो ताकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो फास्ट हो जाए और कपड़े जल्दी सूख जाए, ठीक। कपड़े को आप फैला करके डालते हैं, क्यों? क्योंकि पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण हो। तो पृष्ठ क्षेत्र में अगर वृद्धि हो जाए तो वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ती है।
हवा जब तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। अगर मान लीजिए कि वातावरण में पहले से ही नमी ज़्यादा है, वैसे में कपड़े आपके जल्दी नहीं सूखेंगे। ये बरसात के समय ऐसा होता है कि बारिश का जब समय होता है उस समय कपड़े आप डालते हो सूखने के लिए तो जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर है वो घट जाती है। वातावरण में पहले ही जलवाष्प बहुत ज़्यादा होता है तो वातावरण जो है और जलवाष्प को धारण नहीं करना चाहता है, तो ऐसे में जो कपड़े में द्रव है वो आसानी से वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो रेट जो है वाष्पीकरण की उस समय घट जाती है। हाँ, अगर आर्द्रता में कमी है वैसे केस में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे अगर बढ़ते हैं तो रेट जो है वाष्पीकरण की वो बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रेट जो है वो बढ़ेगी। ठीक, तो अगर आर्द्रता में कमी है, आर्द्रता में अगर कमी है, अगर वातावरण में नमी कम है, वैसे में वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ेगी। टेम्परेचर ज़्यादा है, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। हवा तेज चल रही है तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। समझे आप? जैसे अगर आप मान लो कोई कटोरा लेते हो, उसमें आप गर्म पानी को डालते हो, है ना, और फिर आप मान लो कोई छोटा सा कप लेते हो, उसमें गर्म पानी को डालते हो, तो कटोरे में जो है पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों? है ना। या फिर आप ऐसे समझो कि आपने एक कटोरा ले लिया, उसमें पानी है। आपने एक थाली ले लिया, उसमें पानी है। दोनों का टेम्परेचर समान था, आपने कटोरे में पानी को डाल दिया और थाली में डाल दिया। वैसे केस में पानी जो है वो ठंडा हो जाता है थाली के केस में, क्योंकि यहाँ से वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो फास्ट हो जाती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है ना, बता चुका हूं मैं आपको। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो फास्ट हो जाती है और पानी जो है जल्दी ठंडा हो जाता है। जबकि कटोरे में जो पानी है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसके तुलना में थोड़ा टाइम लेगा। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो HCl है ना, ये हमारे आमाशय में एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसे हम लोग पेप्सिनोजेन बोलते हैं। पेप्सिनोजेन बोलते हैं। इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। यानी इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए जो पीएच चाहिए होता है, वो पीएच अम्लीय माध्यम चाहिए होता है, वो अम्लीय माध्यम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रोवाइड करता है। अभी क्या है, ये पेप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, और ये पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो पेप्सिन एक्टिव हो गया ना, अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक, अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो आंसर है पेप्सिन। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, लेकिन ये अग्नाशय का एंजाइम है ना। ये पैनक्रियाज का एंजाइम है, ये पैनक्रियाज का एंजाइम है। लाइपेज भी पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, एमाइलेज भी पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और ये सारे के सारे एंजाइम्स जो है जाकर अपना काम करते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में एमाइलेज जो है हमारे मुख गुहा में भी बनता है, हमारे लार में भी होता है, हमारे लार में भी होता है, मुख गुहा में, है ना। बकल कैविटी में जो लार बनता है उसमें भी ये एमाइलेज पाया जाता है, और जो पैनक्रियाज ग्रंथि है उसके द्वारा भी एमाइलेज को सिक्रेट किया जाता है, बनाया जाता है। एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, लाइपेज का काम है फैट को तोड़ना, ट्रिप्सिन और पेप्सिन इन दोनों का काम है प्रोटीन को तोड़ना। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये पेप्सिन जो है हमारे आमाशय में बनता है, स्टमक में। उस या उन सभी समीकरण या समीकरणों का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। मुक्त रूप से एक वस्तु गिर रही है, मतलब वस्तु नीचे की ओर आ रही है और उस पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो बोला है कि अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है, ये आप बताइए। देखो, गति के समीकरण जो है, अगर कोई वस्तु मुक्त पतन में है तो वहां पर आप गति के समीकरण लगा सकते हो। अब गति के जो समीकरण है, 3-4 गति के समीकरण आपने पढ़े होंगे। v बराबर u प्लस at, ये गति का पहला समीकरण।
उसके बाद s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण। उसके बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है, बताना है आपको। तो यहां पर u हमारा आरंभिक वेग होता है और v अंतिम वेग होता है। v बराबर u प्लस ए टी, यहां पर देखो s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर है, ये तो गलत हो जाएगा। इस वाले में वैसे भी अंतिम वेग कहीं पर भी नहीं है। v बराबर u प्लस हाफ ए टी गलत हो जाएगा। यहाँ है v माइनस यू बराबर ए टी। तो ये जो है ना, ये पहला समीकरण, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v माइनस में u बराबर ए टी लिख सकते हैं ना। तो केवल c हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल c हमारा राइट जो है ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सी जो है सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? निलंबन जो है विषमांगी मिश्रण है, इसके गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण को फैला देते हैं, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, या फिर बोल दो टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। तो निलंबन के ऊपर जब सवाल पूछा जाए तो आप याद करेंगे रेत और जल के मिश्रण को। रेत और जल के मिश्रण को आप याद करेंगे। तो रेत और जल का मिश्रण है, एक मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट एक जार है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसमें आपने रेत और जल को मिश्रित कर दिया और बाहर से आप टॉर्च जलाएंगे तो आपको लाइट का पाथ दिखेगा उस निलंबन से। जब वो लाइट गुजरेगी तो आपको जो है निलंबन में लाइट का पाथ दिखेगा, तो टिंडल प्रभाव को दिखाता है। तो निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण को फैला देते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमें वो लाइट का पाथ दिखता है। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अगर रेत जल का मिश्रण है तो क्या आपको रेत के कण नहीं दिखाई पड़ते हैं? बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं। तो ये कहना कि नहीं देखा जा सकता है गलत हो जाएगा। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, ये स्टेटमेंट सही है। अस्थायी का मतलब ये हुआ कि आप जब मिश्रण को छोड़ देंगे, शांत छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो मिश्रण के जो कण होंगे वो नीचे तल में आकर के बैठ जाएंगे। तो रेत जल का आपके पास मिश्रण है, आपने रेत जल को आपस में मिक्स कर दिया और आपने पूरे मिश्रण को छोड़ दिया कुछ समय के लिए, मान लो 2 घंटे के लिए आपने छोड़ दिया, तो सारे रेत के कण नीचे आकर के बैठ जाते हैं ना, तो वो अस्थायी मिश्रण है। अगर नहीं बैठते हैं तो अस्थायी मिश्रण है। जैसे नमक पानी का घोल मिला दिया, आपने घोल को छोड़ दिया 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, तो ऐसा नहीं हुआ कि नमक के सारे कण जो है नीचे तल में आकर बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम वैसे मिश्रण को अस्थायी मिश्रण बोलेंगे, ठीक। लेकिन रेत जल का जो मिश्रण है वो अस्थायी है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आपने जल में रेत मिक्स कर दिया तो कहीं पर रेत आपको ज्यादा दिखेगा, कहीं पर आपको कम दिखेगा, तो विषमांगी मिश्रण है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये निलंबन के गुणधर्म हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। सुविधा के लिए आप क्या कर सकते हो कि निलंबन के ऊपर जब सवाल पूछे तो रेत और जल के मिश्रण को आप अपने माइंड में रखना और तब जाकर के आप विकल्पों को पढ़ना। विषमांगी मिश्रण है, इनके कण को आप आंख से देख सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग जो है दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी कि दिखने लगता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो है अस्थायी होता है। निलंबन के कणों को आप छान करके अलग कर सकते हैं। जैसे नमक पानी का अगर आपके पास मिश्रण है तो नमक पानी को आप छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेत जल का मिश्रण है तो आप रेत और जल को छान करके अलग कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे गुणधर्म जो है आपको याद रखने हैं। ये देखो, ये प्रकाश का मार्ग आपको दिख रहा है ना, ये प्रकाश का मार्ग आपको दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ये नमक पानी का घोल है, मान लीजिए कि नमक पानी का घोल है, नमक पानी का घोल है, नमक पानी का घोल है। आप लाइट गुजारोगे तो लाइट का पाथ आपको नहीं दिखेगा, जबकि निलंबन से आपको दिखेगा, निलंबन से भी दिखता है और कोलाइट से भी दिखता है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद रखिए। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं? जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। कहां से कहां?
कहां से कहां? जड़ से पत्तियों तक, जड़ से पत्तियों तक। अब जाइलम के भी 4 अवयव होते हैं, जाइलम के भी 4 अवयव होते हैं, ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल और ये जाइलम फाइबर, ये 4 अवयव होते हैं। अगर आप जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दो तो ये जो ट्रैकीड है, ये जो वेसल है और ये जो फाइबर है, ये सारे के सारे डेड सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। जाइलम के जो 4 अवयव होते हैं, जाइलम के जो 4 अवयव होते हैं उसमें ये ट्रैकीड है, उसके बाद वेसल है, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा है और ये फाइबर। तो इसमें जो ट्रैकीड है डेड सेल्स है, डेड सेल्स, ये डेड जो है ट्रैकीड जो है डेड सेल्स होते हैं, वेसल डेड सेल्स होते हैं और फाइबर भी डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। जबकि पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स है ना, यानी कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका है। ये सारे आपके डेड सेल्स होते हैं। ये जो जल और खनिज का परिवहन है ये किया जाता है इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के द्वारा। और इस फाइबर का काम, मेन काम इसका होता है कहीं पर भी, पूरे प्लांट में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के ऊतक में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोरेज का। तो बोला गया था जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो अगर आप पैरेन्काइमा को छोड़ दो तो सारे मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन फिर आपसे कहा जा रहा है कि वो जल और खनिज परिवहन के लिए उत्तरदायी है, मतलब ट्रैकीड और वेसल, ट्रैकीड और वेसल। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? तो 7 रंग है जिसे हम लोग विबिग्योर करके याद करते हैं, विबिग्योर करके याद करते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो जो तरंग दैर्ध्य है ये बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य जो है बढ़ती है, और तरंग दैर्ध्य बढ़ती है और जो विचलन है वो घटता जाता है, वो घटता जाता है। तो सबसे अधिक विचलित होती है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो ये है वायलेट, तो हम बोलेंगे बैंगनी। और सबसे कम विचलन होता है रेड लाइट का, सबसे कम विचलन होता है रेड लाइट का, सबसे ज़्यादा विचलन होता है वायलेट लाइट का। यानी सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से भटकने का काम जो है ये वायलेट लाइट करती है और सबसे कम भटकती है रेड लाइट। तो आप जो है ऐसे याद रखेंगे। ये डेल्टा ही विचलन को बताता है, ये डेल्टा है, इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ये विचलन को बताता है ना। ये विचलन कोण है तो आप बोल सकते हो कि विचलन को बताता है, ठीक। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। वैलेंसी किसको बोलते हैं? एक परमाणु को अपने बाह्यतम कोश में, एक परमाणु को अपने बाह्यतम कोश में, एक परमाणु को अपने बाह्यतम कोश में, जैसे कार्बन परमाणु के पास 2 कोश हैं, पहला कोश K कोश है, दूसरा कोश L कोश है, तो बाह्यतम कोश L कोश है। तो किसी भी तत्व के परमाणु का जो बाह्यतम कोश है, उस बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया जाता है, उसी को हम लोग संयोजकता बोलते हैं, ठीक। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, यानी कि ऑक्टेट पूरा करना है। अब इस ऑक्टेट को पूरा करने के 3 तरीके हैं भाई। या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ठीक, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया जाए, साझा कर लिया जाए। कार्बन यह तरीका अपनाता है कि अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोश L कोश है, तो ये 4 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है अपने L कोश में। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनों
अपने इस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है, अपने इस 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे तत्व के परमाणु के साथ, जो दूसरे तत्व का जो परमाणु होगा उसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा और अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। ठीक, जैसे सोडियम की अगर हम बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। अब के कोश, एल कोश, एम कोश, अभी देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का अगर यहां से त्याग कर दे तो इसका बाह्यतम कोश एल कोश हो जाएगा और उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहां पर सोडियम क्या करता है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो सोडियम के केस में बोलेंगे वैलेंसी 1 है। यहां पर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो हम बोलेंगे कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है या फिर त्याग किया जाता है या फिर साझेदारी किया जाता है उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहां स्थित होता है? देखो, बोमेन संपुट नाम की संरचना जो है हमारे नेफ्रॉन में है। बोमेन संपुट नाम की संरचना नेफ्रॉन में है, नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन कहां मिलता है भाई? नेफ्रॉन किडनी में है। किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है वही नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन का एक पार्ट है बोमेन संपुट, है ना, इसी को बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो आंसर है वृक्क में। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। हाफ m का मान है 0.1, v का मान है 2 गुने में 2, 2 से 2 उड़ाएंगे 0.2 जूल, 0.2 जूल। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धातु के बारे में जो है गलत कथन चुनना है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धनीय कहा जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है, धातु के पास ये जो गुणधर्म है इसे आघात वर्धनीय कहा जाता है, सही है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। देखो, सीसा और पारा ये दोनों के दोनों धातु है तो ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में सिल्वर और कॉपर से तुलना करते हुए कहा गया है कि लेड और मरकरी यानी कि सीसा और मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। याद रखिएगा, लेड और मरकरी क्योंकि ये दोनों के दोनों धातु है तो ये ऊष्मा के सुचालक, लेकिन सिल्वर और कॉपर की तुलना में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बहुत ही खराब चालक है। सिल्वर और कॉपर की तुलना में तो कहा गया है कि ये ऊष्मा के कुचालक है। इसीलिए आप इस स्टेटमेंट का मतलब ये समझेंगे कि यहाँ पर सिल्वर और कॉपर से तुलना करते हुए कहा गया है कि ये सुचालक है, जबकि आपके बुक में कुचालक लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में आप धातुओं को खींचकर पतला तार आप बना सकते हो। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं के पास ये जो गुणधर्म है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती है, सही है। गलत कथन चुनना था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु को पीट करके पतली चादर के रूप में आप ढाल सकते हो, है ना, धातु को खींचकर पतला तार आप बना सकते हो। ये सब गुणधर्म जो है धातु के पास है। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सीसा और पारा भी ऊष्मा के सुचालक है, लेकिन कॉपर और सिल्वर, है ना, कॉपर और सिल्वर से कंपेयर करते हुए अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों ऊष्मा के कुचालक होंगे। गुणसूत्र बने होते हैं तो कोशिका में नाभिक है, नाभिक में क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से ये गुणसूत्र बने होते हैं और डीएनए के टुकड़े को हम लोग जीन बोलते हैं, जिनमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। यदि कोई वस्तु 50 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसकी आरंभिक चाल कितनी होगी? देखो, किसी भी वस्तु को आप किसी हाइट से ऐसे ड्रॉप कर देते हो, छोड़ देते हो, फेंकना नहीं है, जस्ट आपको छोड़ देना है, तो आरंभिक चाल 0। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? कॉपर ऑक्साइड है, इसमें आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हो तो बनता है कॉपर क्लोराइड, है ना, कॉपर क्लोराइड बनता है, कॉपर क्लोराइड बनता है, CuCl2 बनता है और बनता है जल। अब देखो, ये अम्ल है, कॉपर का जो ऑक्साइड या फिर धातु का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पर सॉल्ट बन गया,
और यहाँ पर वाटर बन गया। तो एक प्रकार का ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये जो कॉपर क्लोराइड है ना, ये ब्लू ग्रीन होता है, ये ब्लू ग्रीन होता है। तो हम बोलेंगे कॉपर 2 क्लोराइड, इसी को कॉपर 2 क्लोराइड बोलते हैं, है ना, कॉपर 2 क्लोराइड बोलते हैं। तो नीले हरे रंग का विलयन बनता है कॉपर 2 क्लोराइड का। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से, कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन बनाने का इसका काम है। यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन्स ही होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन्स ही होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, अर्थात एंजाइम बनाने में ये हेल्प करता है। हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। कुछ हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं लेकिन सारे नहीं, तो हम इसको काट देंगे। स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो नहीं। तो 1 और 2 यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है। बल्ब द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा 0.1 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति कितनी है? तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू में I। V है 200 वोल्ट और I है 0.1, तो ये 20 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग इन 4 में से कौन गलत है? परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, सही है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खाली है, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहा जाता है, और नाभिक जो है धन आवेशित है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो नाभिक का आकार होता है वो पूरे परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, यही गलत हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर जो है सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, है ना, वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ना कि दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। सी ऑप्शन जो है गलत है, सी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? डेड सेल्स पाए जाते हैं। तो यह है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक देखो, यह है पैरेन्काइमा, यह है स्क्लेरेन्काइमा, यह है कोलेन्काइमा। ये सब तो पादप ऊतक है, जबकि ये जंतु ऊतक है। तो उपकला ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है ना। ये जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं ये भी जीवित होते हैं, ये जो कोलेन्काइमा के सेल्स होते हैं ये भी जीवित होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। एक प्रतिरोध जिसका मान 10 ओम है, 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति और ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? देखो आपको क्या सब दिया हुआ है, आपको ना प्रतिरोध दिया हुआ है 10 ओम है, 10 ओम है। आपको विभवांतर 10 वोल्ट दिया हुआ है। आपसे पावर पूछा गया है और आपसे ऊष्मा पूछा गया है। अच्छा, समय भी आपको दिया हुआ है 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। तो देखो पावर बराबर होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। यहां से आप निकालेंगे पावर 10 गुने में 10 बट्टे में ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10 वाट। और ये जो H होता है ना, ये होता है पावर इनटू में टाइम। पावर आपने निकाल लिया 10 और समय है आपके पास 60, तो ये हो जाएगा 600 जूल। ठीक, 10 वाट और 600 जूल, 10 वाट और 600 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है। यही कारण है कि जब हलवा बन रहा होता है, गर्म होता है, तब उसकी खुशबू जो है दूर तक पहुंच जाती है। ठंडे होने के बाद वो खुशबू जो है उतनी दूर तक नहीं पहुंचती है। यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। मानव के आहार नाल के विभिन्न भाग का सही क्रम कौन सा है?
तो मानव आहार नाल के कई सारे भाग होते हैं, मुख गुहा है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं वो जाता है हमारे मुख गुहा में, उसके बाद ग्रसिका में, ईसोफेगस फूड पाइप है ना, फूड पाइप में ये जो आप देखते हो ना, ये इसके पीछे है, ये ट्रैकिया, इसके पीछे फूड पाइप। तो सबसे पहले मुख गुहा में, उसके बाद ग्रसिका में, उसके बाद अमाशय में, अमाशय के बाद बड़ी आंत लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, अमाशय के बाद छोटी आंत। तो मुख गुहा, ग्रसिका, अमाशय, तब छोटी आंत, तब बड़ी आंत। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पलर का सवाल है। एक नियत बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। कार्यरत बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब देखो, बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। द्रव्यमान आपको पता है, त्वरण आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय सब कुछ दिया हुआ है। तो आप इन सारे का मान आप डाल दो। जो अंतिम वेग है वो 10 है, प्रारंभिक वेग 6 है, और समय आपके पास है 2 सेकंड का। तो 10 गुने में 10 में से 6 जाएगा तो 4, 4 बट्टे में 2, 2, 20 न्यूटन, है ना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन पता नहीं क्या है, छूट गया है बाय मिस्टेक। राइट, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? ये वही केमिकल है जो ओजोन परत में छेद करता है। इसका उपयोग पहले किया जाता था रेफ्रिजरेटर में, अग्निशामक में, एरोसोल स्प्रे में, अब नहीं किया जाता। अब इन सारे में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि हमारे ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें नहीं किया जाता है। ग्राइंडर, इसमें भी पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? देखो, जब चूने पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराई जाती है, चूना पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है यहाँ पर, जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और चूना पानी दूधिया हो जाता है। अब जब हम फूंक मारते हैं ना, तो भी चूना पानी जो है दूधिया हो जाता है, जो ये साबित करता है कि जो हम फूंक मारते हैं यह हमारे मुंह से सांस छोड़ने के क्रम में जो हवा निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक, जो हम सांस छोड़ते हैं, है ना, तो हमारे मुंह से जो हवा बाहर आ रही है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मौजूदगी के कारण चूना पानी दूधिया हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।